वैसे तो ऐसे कई कारण हैं जिनसे अर्थ पर जीवन संभव हो पाया है, पर इनमें सबसे बड़ा कारण लाइट एंड हीट एनर्जी है, जो हमारी अर्थ के अलावा शायद किसी और सोलर सिस्टम के प्लैनेट पर नहीं है। इसलिए हमारी अर्थ पर पानी लिक्विड स्टेट में है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी असली वजह क्या है, तो आपका सीधा सा जवाब होगा सन। अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में सन के हैबिटेबल जोन में है और यही कारण है कि हमारी पृथ्वी पर सन से आने वाली लाइट एंड हीट एनर्जी इतनी होती है कि हमारे अर्थ पर पानी लिक्विड स्टेट में रह सके। पर हमारे यूनिवर्स में हर किसी ऑब्जेक्ट की एक एज होती है। जिस तरह हम इंसान जीते और मरते हैं, उसी तरह यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स की भी एक समय बाद मृत्यु होती है, जिसके बाद उनसे एक नया ऑब्जेक्ट जन्म लेता है। कहने का मतलब ये है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब सन की डेथ होगी और हमारा सन किसी और ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। वैसे ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये तो हम आगे जानेंगे, पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इंसान हमारे सन डेथ में बच पाएंगे? क्या सन के बाद भी हमारे अर्थ पर इतनी लाइट एंड एनर्जी पहुँचती रहेगी जिससे हम इंसान जी सकें? तो आज हम इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने वाले हैं। हमारे यूनिवर्स में सभी ऑब्जेक्ट्स कभी न कभी मरते हैं और उनसे एक नया ऑब्जेक्ट जन्म लेता है। आप चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम लें, सभी की एक उम्र होती है, फिर चाहे वो कोई प्लैनेट हो, स्टार हो, गैलेक्सी हो या फिर कोई ब्लैक होल ही क्यों ना हो, सभी एक समय पर खत्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ब्लैक होल की बात करें तो ब्लैक होल लगातार रेडिएशन छोड़ते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है, क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने बताया था। स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी के मुताबिक ब्लैक होल रेडिएशन छोड़ते हुए एक समय बाद पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। वैसे ये समय काफी ज्यादा बड़ा है और अभी वैज्ञानिकों द्वारा ब्लैक होल की उम्र को कैलकुलेट नहीं किया जा सका है, पर वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार किसी ब्लैक होल की उम्र हमारे मौजूदा यूनिवर्स की उम्र से भी कई गुना ज्यादा हो सकती है। इसी तरह स्टार्स की भी कभी न कभी मौत होती है। वैसे तारों की मृत्यु उनके आकार पर डिपेंड करती है। कोई तारा जितना बड़ा होता है वो उतनी जल्दी ही मरता है और कोई तारा जितना छोटा होता है वो उतने ही लंबे समय तक यूनिवर्स में रहता है, क्योंकि बड़े स्टार अपने कोर में हाइड्रोजन को काफी तेजी से खत्म करते हैं, जिसके बाद एक समय आता है जब उनकी पूरी हाइड्रोजन खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन में फट जाते हैं और न्यूट्रॉन स्टार या फिर किसी ब्लैक होल में बदल जाते हैं। पर अगर छोटे तारों की बात की जाए तो उनका आकार छोटा होता है, इसीलिए इनके कोर में हाइड्रोजन भी काफी धीमी गति से फ्यूज होती है, जिसके कारण उनकी उम्र काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हमारे सन की बात की जाए तो हमारा सन एक मेन सीक्वेंस स्टार है, यानी कि इसका आकार यूनिवर्स में मौजूद ज्यादातर मीडियम साइज के स्टार्स में आता है। इस तरह के तारों की उम्र करीब 10 बिलियन ईयर्स तक हो सकती है। हमारा सन करीब 5 बिलियन ईयर्स तक जी चुका है, यानी अभी हमारे सन के पास करीब 4 से 5 बिलियन ईयर्स और बाकी हैं, जिसके बाद हमारा सन एक रेड जायंट स्टार में बदल जाएगा। रेड जायंट किसी स्टार की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें उसका आकार नॉर्मल से कई गुना ज्यादा बड़ा हो जाता है। इस दौरान स्टार के कोर में हैवी मेटल्स भी फ्यूज होने लगते हैं, जिसके कारण स्टार का कलर बदलकर डार्क रेड हो जाता है। ये भी करीब 10 बिलियन ईयर्स तक यूनिवर्स में रहते हैं, जिसके बाद एक रेड जायंट स्टार में अपनी फाइनल एज में एक बड़ा धमाका होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा के बाद रेड जायंट स्टार ज्यादातर व्हाइट डॉर्फ स्टार में बदल जाते हैं। व्हाइट डॉर्फ स्टार की एज भी करीब 8 से 10 बिलियन ईयर्स तक होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये किसी मिड रेंज साइज स्टार का आखिरी पड़ाव भी कह सकते हैं। इसमें कोई व्हाइट डॉर्फ स्टार से ब्लैक डॉर्फ स्टार में बदल जाता है। तो जैसा कि अब हम स्टार्स के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, तो चलिए अब आते हैं अपने सन पर
और देखते हैं कि जब हमारे सन की मृत्यु हो जाएगी, यानी वो अपने बदलाव के अंतिम चरण में होगा, तब अर्थ पर जीवन जीने के लिए हम इंसानों को किन परेशानियों का सामना करना होगा। तो आज से करीब 5 बिलियन ईयर्स बाद हमारा सन भी एक रेड जाइंट स्टार में बदल जाएगा, जिसका मतलब होगा कि हमारे सन का आकार आज से कई गुना ज्यादा होगा और इसकी रेडियस हमारी अर्थ के मौजूदा सन के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ऑर्बिट तक फैल जाएगी। यानी आप समझ गए होंगे कि रेड जाइंट बनने तक ही हमारी अर्थ सन के अंदर समा जाएगी और हमारी पूरी पृथ्वी, और अगर हम उस पर मौजूद हुए तो हम इंसान भी पूरी तरह से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। चलिए इतना नेगेटिव नहीं सोचते हैं और थोड़ा पॉजिटिव सोचते हैं और मान लेते हैं कि सन के रेड जाइंट स्टार बनने से पहले ही हम मनुष्यों का एक बड़ा ग्रुप जाकर जुपिटर या फिर सैटर्न के कुछ मून पर बस गया। वैसे अर्थ के साथ सन में समा जाने से तो ये एक अच्छा ही ऑप्शन है। आप सोच रहे होंगे कि हम मंगल ग्रह पर क्यों नहीं गए, तो आपको बता दूं कि रेड जाइंट बनने के बाद हमारा सन मंगल ग्रह को भी अपने अंदर ले लेगा और अगर मंगल ग्रह बच भी गया तो वो उसके इतने ज्यादा पास होगा कि उस पर रहना लगभग नामुमकिन होगा। ऐसे में जुपिटर और सैटर्न के कुछ चंद्रमा ऐसे हैं जहां पर हम मानव कॉलोनी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में एक स्टार तो है ही, चाहे वो रेड जाइंट क्यों ना हो। इसलिए इन मून्स पर लाइट एंड हीट एनर्जी भी कुछ मात्रा में आती रहेगी, जिसके कारण हमें जीवन जीने के लिए काफी ऊर्जा मिल जाएगी। वैसे इन मून्स पर रहना मुश्किल तो होगा, लेकिन हम समय के साथ कई ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण कर सकते हैं जो हमें इन पर रहने में मदद करेंगी। पर अब क्या? रेड जायंट स्टार बनने के बाद किसी स्टार की उम्र करीब 8 से 10 बिलियन ईयर्स तक रहती है, यानी इतने समय तो हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतने लंबे समय तक हम आराम से सन के भरोसे ही रह सकते हैं। पर क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि सन की मृत्यु के बाद हमारी जिंदगी कैसी होगी और हम कैसे जिएंगे, इसलिए मान लेते हैं कि रेड जायंट सन भी अब अपनी लास्ट स्टेज तक पहुंच चुका है। ये एक लंबा समय है, पर ये कभी न कभी तो आएगा ही। रेड जायंट के अंतिम स्टेज तक पहुंचने के बाद क्या होने वाला है, शायद ये जानकर आप डरने वाले हैं, क्योंकि अब हमारा सन ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर बमों में से एक बन चुका है, जिसमें अब एक सुपरनोवा धमाका होने वाला है। अगर आप सुपरनोवा धमाके के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं कि सुपरनोवा धमाके इस यूनिवर्स के सबसे ताकतवर धमाके होते हैं, जिनके दौरान कुछ ही सेकंड में इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है कि वो आसपास कई सोलर सिस्टम्स को भी राख बना सकती है। यानी इस समय पर आप हमारे सोलर सिस्टम में चाहे हमारे सन से कितनी भी दूर हों, पर इस सुपरनोवा धमाके को झेल पाना हम इंसानों के तो बस की बात ही नहीं है। और आप इससे कई लाइट ईयर्स दूर भी चले जाएंगे, तब भी आपको इसका असर देखने को मिलेगा। तो जब हमारे सन में एक सुपरनोवा धमाका होगा तो हमारा सन बहुत तेजी से फट जाएगा और अपने अंदर मौजूद ज्यादातर मैटर को बहुत तेजी से बाहर की तरफ फेंकेगा, जिसके कारण हमारा सोलर सिस्टम और आसपास कई ऑब्जेक्ट्स पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। यानी यहाँ पर अच्छा यही होगा कि अब हम अपने सन से काफी दूर चले जाएं, क्योंकि अब हमारा सन धमाके के बाद एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार में बदल जाएगा, जिसके आसपास अब कुछ कॉस्मिक डस्ट ही होंगी जो हमारे सन को चारों ओर से ऑर्बिट कर रही होंगी। इस समय तक हमारे सन का आकार भी हमारे अर्थ के लगभग बराबर हो चुका होगा, क्योंकि अब सन का केवल कोर ही बचेगा। वैसे अब तो सन के चारों ओर हमारी सर्वाइविंग जर्नी भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि किसी व्हाइट ड्वार्फ स्टार से इतनी एनर्जी नहीं निकलती है कि वो उसके आसपास किसी भी प्लैनेट या मून पर जीवन के लिए आवश्यक सिचुएशन पैदा कर सके। पर फिर भी चलिए अब देखते हैं कि व्हाइट ड्वार्फ स्टार के बाद अब हमारे सन के साथ क्या होगा। तो व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनने के बाद हमारा सन करीब 8 बिलियन ईयर्स तक ऐसा ही रहेगा।
और कुछ मात्रा में अपने चारों तरफ रेडिएशन छोड़ता रहेगा। पर 8 बिलियन ईयर्स के बाद अब ये एक ब्लैक ड्वार्फ स्टार में बदल जाएगा। वैसे यहाँ पर एक ज़रूरी बात बता दूं कि आप अगर ये सोचकर चिंता कर रहे हैं कि हमारे सन के पास केवल 5 बिलियन ईयर्स ही हैं और उसके बाद ये एक रेड जाइंट में बदलकर हमारी धरती को निगल जाएगा, तो शायद आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसका कारण ये है कि पहले तो ये समय काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है और ज़्यादा संभावना तो यही है कि इस लंबे समय के दौरान शायद हम मनुष्य किसी एस्टेरॉयड या फिर हमारे ग्रह की किसी और ग्रह से टक्कर के चलते ही पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। और अगर हम इंसान इतने लंबे समय तक जी जाते हैं तो हम इंसान अब कोई साधारण सिविलाइजेशन नहीं होंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमें टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने के लिए ही करीब 2 लाख साल चाहिए और बिलियंस ईयर्स में तो हम इंसान टाइप 3 या फिर उससे भी ज़्यादा टाइप 4 और 5 सिविलाइजेशन तक बन चुके होंगे। और आपको बता दूं कि टाइप 3 या 4 सिविलाइजेशन इतनी ज़्यादा ताकतवर सिविलाइजेशन होती है कि उसका कंट्रोल अपने सोलर सिस्टम से लेकर अपनी गैलेक्सी में और यहाँ तक कि अपने यूनिवर्स में लगभग सभी ऑब्जेक्ट्स और एनर्जी पर होता है। उनके लिए यूनिवर्स में ट्रैवल करना तो बहुत ही छोटी सी बात है। यानी शायद हो सकता है कि हमारे सन के रेड जाइंट बनने से पहले ही हम टाइप 3 सिविलाइजेशन बनकर यूनिवर्स में कहीं दूर किसी और प्लैनेट या किसी और जगह पर निकल चुके हों और हमें सन के रेड जाइंट स्टार बनने से कोई फर्क ही ना पड़े। क्योंकि टाइप 3 सिविलाइजेशन होने के नाते हमारे पास ये कंट्रोल भी होगा कि हम अर्थ को ही किसी रॉकेट की तरह मूव करके किसी और स्टार के पास लेकर जा सकते हैं। काफी मूवीज टाइप लगता है ना? पर आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कि टाइप 3 और 4 सिविलाइजेशन कितनी ताकतवर होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे सन की मृत्यु में काफी वक्त है और अगर हम इतने लंबे समय को सरवाइव कर गए तो सन की मृत्यु को सरवाइव कर पाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कुछ बिलियन ईयर्स में हम टाइप 3 सिविलाइजेशन बन सकते हैं? क्या सन की मौत से हम इंसान अपने आप को बचा पाएंगे? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।